मेरा नाम है ज्योतिराज, तुम्हारा एडुकेशनल भैया। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे राइटिंग सेक्शन को। तो आगे बढ़ने से पहले तुम कहीं वही तो नहीं जिसकी वजह से मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए? चीटिंग करता है तू। क्योंकि तुमने मुझे अपने 10 अकाउंट से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बता रहा हूँ, भगवान नर्क में भी जगह नहीं देगा। वैसे देख लो, तुम्ही लोग का नुकसान है, क्योंकि 10 तो बस शुरुआत है, 11 12 तो पूरा साथ रहने वाला हूँ तुम्हारे। इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ने वाला। और हाँ, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये रहा मेरा सेकंड चैनल का नाम। फॉलो कर लो, बोर्ड्स के बाद बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई वाली कंटेंट नहीं आएगी, पढ़ाई से हटकर कुछ अलग देखने को मिलेगा। बट टेंशन मत लो, आज का वीडियो बहुत अच्छा होगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करना है, लेटर टू द एडिटर कैसे लिखना है, प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेट और बॉडी में क्या क्या लिखना है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि क्लास 12 के साथ क्लास 10 का नोट्स भी हमारे एडुकेशनल भैया ऐप में अवेलेबल हो चुका है। आपको एडुकेशनल भैया ऐप में लिटरेचर सेक्शन के सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर राइटिंग जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, इनकी नोट्स भी तुम्हें वहीं देखने को मिल जाएगी। आपको वहाँ पे 30 से भी ज्यादा नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी प्राइस है 129 रुपीज। और ये मिनिमल चार्ज इसलिए है क्योंकि इन नोट्स को हमने स्क्रैच से बनाया है। एंड आई कैन गारंटी इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपका 5 से 10 नंबर तो जरूर इंप्रूव होगा। तो अगर आप लोग चाहो तो जाके खरीद सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स आने में बस 2-4 दिन ही बचे। अब ध्यान से स्क्रीन में देखना, आपका जो लेटर होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम फॉर्मल पर्पसेस के लिए लिखते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज में आपको लेटर लिखना हो, किसी नगर निगम वाले को लिखना हो, किसी एडिटर को लिखना हो, कभी जॉब पर्पस के लिए लेटर लिखना हो गया, तो उन सब चीजों में हम फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं। लेकिन वहीं पे हम इनफॉर्मल लेटर्स अपने चाचा भतीजा, घर, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब चीजों में लिखते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, इनफॉर्मल लेटर्स आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मल लेटर आएगा। तो क्लास 10th वालों, आपके एग्जाम में और करके ऑप्शन होता है। आपको 2 लेटर गिवन होता है, आपको उनमें से एक ही अटेंड करना होता है, मतलब आपको एक ही लिख कर आना होता है। अब मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उन दोनों लेटर्स में से एक लेटर टू एडिटर का आता ही आता है, और दूसरा जो लेटर होगा ना, वो या तो इंक्वायरी का लेटर होगा या तो कंप्लेंट का लेटर होगा। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ लेटर टू एडिटर को अच्छे से पढ़ के चले जाओ, तो भी आप अपने लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो। हालांकि मेरा काम है आपको पढ़ाना, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ये भी बताऊंगा कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, फिर ये भी बताऊंगा कि इंक्वायरी लेटर कैसे लिखते हैं, और फिर ये भी बताऊंगा कि कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद सभी के फॉर्मेट डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है। फॉर्मेट के 1 नंबर मिलते हैं, मतलब आप लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखोगे, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, उसके 1 नंबर मिलते हैं। मतलब कि आप लेटर राइटिंग को कैसे लिख रहे हो, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। मतलब कि आप लेटर राइटिंग को कैसे लिख रहे हो, मतलब सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है। उसके बाद लास्ट में आपको एंड करना है थैंकिंग यू करके। तो ये सब चीज को प्रॉपर्ली लिखने का आपका 1 मार्क्स होता है। मतलब कि अगर आप लेटर राइटिंग के अंदर कुछ उल्टा सीधा भी लिख रहे हो, लेकिन आप इन फॉर्मेट को सही से बैठा लोगे ना, तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर 2 नंबर कंटेंट के होते हैं, उसमें आता है कि आप लेटर राइटिंग के अंदर लिख क्या रहे हो, मतलब कुछ भी अनाप शनाप तो लिख के नहीं आ जा रहे हो। अगर कुछ भी अनाप शनाप लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, 2 नंबर। फिर एक्सप्रेशन के 2 नंबर होते हैं, जिसमें से आपका एक्यूरेसी आता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करके नहीं लिख रहे हो, अच्छे से फ्लुएंसी मेंटेन करके नहीं लिख रहे हो, तो फिर से आपका 1 नंबर कटेगा। तो ऐसे ही आपको लेटर राइटिंग में 5 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स फॉर्मेट के, फिर 2 मार्क्स कंटेंट के, फिर 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया। चलो अब हम लोग लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखो कि सेंडर और रिसीवर क्या होता है। आप लेटर को लिख रहे हो, मतलब कि आप लेटर को भेज रहे हो, मतलब कि आप सेंडर हुए, और उस लेटर को जो रिसीव कर रहा है, मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हो, वो आदमी रिसीवर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, मतलब आपका खुद का एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपको खुद का एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको खुद का घर का एड्रेस नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मार्क्स कटेगा। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, आपके क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया होता है, साथ ही साथ आपका नाम भी दिया रहता है। आपको खुद का नाम भी नहीं लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया रहेगा, यू आर राज / रानी, तो तुम अगर लड़के हो तो तुम राज लिख सकते हो, तुम लड़की हो तो रानी लिख सकती। फिर आगे एड्रेस भी दिया रहेगा कि यू आर लिविंग इन पिस्का मोड़, रांची, झारखंड। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है तब क्या करना है। तब आपको सीधा लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा देना है, और सेकंड वाले लाइन में अपना सिटी और अपना स्टेट का नाम और अपना पिन कोड लिख देना, बस बात खत्म। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सेंडर एड्रेस कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन वाला सेंडर एड्रेस लिख देना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और डेट लिखना है। यहाँ पे बहुत
सारे बच्चे गलती करते हैं, डेट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 FEB या फिर 26 FEB। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, 22 फरवरी 2024 या 26 फरवरी 2024। समझ में आ गया कि डेट कैसे लिखना है। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसीवर नेम, डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखना है। अब ये चीज भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिसीवर का नाम क्या है या फिर डेजिग्नेशन क्या है और उसका एड्रेस क्या है। इसका सवाल ही नहीं उठता कि ये आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब आपका लेटर किस टॉपिक पे है। जो भी टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। डरो नहीं, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है और फिर सैल्यूटेशन वाला पार्ट लिखना है। अगर तुम मेल को लिख रहे हो तो सर हो जाएगा, अगर तुम किसी फीमेल को लिख रहे हो तो मैम हो जाएगा। यहाँ पे डियर सर या डियर मैम लिखने की कोशिश मत करना, ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है, तो या तो सर लिखना या तो मैम लिखना काफी है। सिर्फ सर भी लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ मैम भी लिखोगे तब भी चलेगा। उसके बाद एक छोटा सा कॉमा देना है और फिर एक लाइन छोड़ना है और यहां से तुम्हें बॉडी वाला पार्ट लिखना स्टार्ट करना। अब क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है तो आपको इसके बॉडी वाले पार्ट में मिनिमम 3 पैराग्राफ इंक्लूड करना है। एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, एक मिडिल पार्ट होगा और एक कंक्लूजन होगा। वो मैं तुम्हें अगले पेज में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉपरली बताऊंगा कि लेटर टू द एडिटर के तीनों पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है। सेम टू सेम छाप के आ जाना, तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि लेटर टू एडिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ। जल्दी से फॉर्मेट को खत्म करते हैं, फिर अगले पेज में मैं तुम्हें बॉडी वाला पार्ट बताता हूँ। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और लिखना है थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। और फिर उसके जस्ट नीचे सेंडर्स नेम, मतलब कि आपका नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में आपका नाम नहीं गिवन होता है तो आप XYZ लिख देना, आपको अपना असली नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ये जो आपने 3 लाइन में लिखा थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली और उसके नीचे अपना नाम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। सो बेसिकली यही फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। आपको आपके सभी फॉर्मल लेटर्स में सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, बस सबकी बॉडी डिफरेंट होगी। लेटर टू एडिटर का बॉडी अलग होगा, इंक्वायरी लेटर का अलग बॉडी होगा और कंप्लेंट लेटर का अलग बॉडी होगा। हम लोग सब देखेंगे, एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग लेटर टू एडिटर देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके एग्जाम्स में तो आएगा ही आएगा। तो लेटर टू एडिटर का जो बॉडी होता है उसके इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स, और फिर टूवर्ड्स के बाद आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ होगा ना उस प्रॉब्लम को वहां पे लिख देना। सपोज साउंड पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो वो वहां पे लिख सकते हो, सैनिटरी लीकेज का प्रॉब्लम है तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो। बेसिकली आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दिया होगा वो वहां पे लिख देना और ऐसे आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन तुम लेटर टू एडिटर के सारे क्वेश्चन में घुसा सकते हो। ये एक तरह से मैजिक लाइन है जिसे तुम हर जगह यूज कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में, मतलब मिडिल पैराग्राफ में, तुम्हें मेन रीजन ऑफ प्रॉब्लम लिखना है। सपोज वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, आपके लोकेलिटी में इतना वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है और इससे लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है, और इससे लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है। मतलब बेसिकली आप लिख सकते हो कि इससे बहुत ज्यादा डिजीजेस फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके लोकेलिटी खाली करके जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, रेंट का प्रॉब्लम हो गया है, हम यहाँ पे रेंट नहीं लगा पा रहे, कोई यहाँ पे आके रहना नहीं चाहता है, और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स तुम डिस्कस कर सकते हो जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है। साथ ही साथ तुम इसी पैराग्राफ में सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर सकते हो कि अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी का पानी इतना ज्यादा गंदा हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसे अच्छा कैसे कर सकते हैं। तुम ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, तुम्हारे लोकेलिटी के सारे लोगों को साथ आकर क्या करना चाहिए, मतलब तुम्हारे लोकेलिटी के लोगों को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। फिर जो मीडिया वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, टेलीविजन वाले होते हैं, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए। यही कि वो अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, वो सारी बातें तुम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। एंड मेक श्योर ये जो आपका मिडिल वाला पैराग्राफ हो ये बड़ा हो। कोशिश करना आपका मिडिल वाला पैराग्राफ 8 से 10 लाइन का तो होना ही चाहिए। इसके बाद हम आते हैं हमारे कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में। अगर तुम यही वाला सेम टू सेम लाइन छाप दोगे तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ हो जाएगा। तुम्हें कुछ और पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखना है Through the columns of your reputed newspaper, I request the concerned authorities to look into the problem and I also expect my letter to find suitable place in your newspaper. मतलब मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि ये जो लेटर मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ या बस पढ़ के फेक नहीं देंगे, आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में अच्छे से एक जगह देंगे और इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली तुम लेटर टू एडिटर को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैंने तुम्हें प्रॉपरली बता दिया कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मिडिल पैराग्राफ में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। अब जल्दी से हम लोग लेटर टू एडिटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है यू आर रमन स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई, द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज फुल ऑफ पॉटहोल्स एंड ऑल्सो कंजेस्टेड. Most of the working class people are staying in this locality.
They are very often stuck in traffic jams. The government has not taken any action till now for road construction. Write a letter to editor of Times of India drawing the attention of the government to the issue faced by the people, requesting them for road construction. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तुम रमन हो, पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई में पढ़ते हो और तुम जिस रास्ते से होकर स्कूल जाते हो ना, उस रास्ते में बहुत पॉट होल्स है, मतलब बहुत गड्ढे हैं और वो रास्ता बहुत छोटा भी है, बहुत कंजस्टेड भी है। इसलिए क्या होता है ना, वहां से ट्रैवल करने में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनको भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। वो जब भी उस रोड से जाते हैं तो बार बार ट्रैफिक जैम्स हो जाता है और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक रोड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि रोड इतना ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसलिए तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है ताकि वो इस चीज को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करे और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से एक्शन ले। अब जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे लेटर लिखा गया है। बहुत सिंपल है। तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा खुद का एड्रेस मतलब सेंटर का एड्रेस दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। तुम ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे गांधीनगर नहीं दिया गया था, लेकिन वहां पे पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई लिखा हुआ। तो इसलिए तुम इतना दिमाग लगाकर सोच सकते हो कि मुंबई है तो मुंबई का कोई भी एक जगह का नाम लिख दिए या खुद से बनाकर कोई नाम लिख दिए। तो वैसे यहाँ पे गांधीनगर लगा दिया गया है। तो यही तुम्हारा सेंटर एड्रेस हो जाएगा, पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में। फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर नेम, रिसीवर कौन है, द एडिटर। कहाँ का एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके जस्ट नीचे लिखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। और फिर थर्ड लाइन रिसीवर का एड्रेस। अब यहाँ पे तुम्हें एड्रेस एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, बस रिसीवर का सिटी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुंबई। तो ऐसे ही तुम रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो। अब फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो तुम्हारा मेन पर्पस है हम उसे वहां पे लिखते हैं। तो तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करवाना है। तो वैसे ही यहाँ पे तुम लिख दोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर। बस सब्जेक्ट छोटा सा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मत लिखना। सब्जेक्ट 4, 5 या 6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन देना है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखा गया है, तुम ये भी लिख सकते हो और तुम्हें मन करे तो तुम सिर्फ सर भी लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। फिर एक छोटा सा कॉमा लगाना है और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब एग्जैक्टली वही बॉडी जो मैंने तुम्हें पिछले पेज में बताया था वही यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही चीज लिखा गया है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स के बाद जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो लिखना था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो तुम देख ही सकते हो यहाँ पे भी प्रॉब्लम लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें वही प्रॉब्लम डिस्कस करना है, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है वो लिखना है। इस प्रॉब्लम का वर्स्ट पार्ट क्या है वो लिखना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मीडिया वालों को क्या करना चाहिए, वो सब चीजें लिखनी है। अगर तुम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे तो वो सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया है। बहुत ही बेसिक सा चीज है, इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को देखोगे तो सेम टू सेम वही चीज छाप देना है जो मैंने तुम्हें बताया था। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड आल्सो एक्सपेक्ट माय लेटर टू फाइंड सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दिया गया है, तुम चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपने से दिमाग लगाकर ऐड किया गया है, सो दैट गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इंप्रूव द रोड कंडीशन। और फिर उसके बाद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है, मतलब कि वही थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, उसके बाद तुम्हारा नाम। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे नाम गिवन था रमन, तो यहाँ पे रमन लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। आई होप सो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब तुम्हारे एग्जाम में कैसा भी लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तुम आराम से 5 ला सकते हो। बहुत ईजी होता है, कोशिश करना ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करने की बस। अब हम लोग कंप्लेंट लेटर और इंक्वायरी लेटर को जल्दी से देख लेते हैं, उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग इंक्वायरी लेटर्स लिखते क्यों हैं। हम लोग इंक्वायरी लेटर्स तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करनी होती है, मतलब किसी चीज के बारे में पता करना होता है। और तुम्हें पता है इसलिए इंक्वायरी लेटर्स के बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। मतलब कि जो तुम्हारा इंक्वायरी लेटर्स आता है वो यूजुअली इन्हीं एग्जांपल्स पे आता है। जैसे कि तुम्हारा लेटर आ सकता है किसी क्लास या किसी कोर्स के बारे में पता करने के लिए, मतलब इंक्वायरी करने के लिए, या फिर कोई पब्लिक या प्राइवेट स्कीम के बारे में पता करने के लिए, या तो तुम अगर घूमने का प्लान बना रहे हो तो टूरिज्म कंपनी के बारे में पता करने के लिए, या अगर तुम्हें कुछ बल्क में खरीदना है तो उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो। और बेसिकली जो तुम्हारे इंक्वायरी के लेटर्स होते हैं ना वो इन्हीं एग्जांपल्स पे आते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसी में हम फॉर्मेट भी देख लेंगे। यू आर मिसेस/मिस्टर गुप्ता, मतलब अगर तुम लड़के हो तो मिस्टर गुप्ता लिखोगे, अगर तुम लड़की हो तो मिसेस गुप्ता लिखोगी। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है योर सन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड ही वांट टू परस्यू इन मास कम्युनिकेशन। राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स टू द डीन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, University of Delhi, seeking information about the course admission procedure, eligibility criteria, fee structure, hostel facility, placement opportunities, etc. बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तुम मिस्टर गुप्ता हो, अगर तुम लड़की हो तो तुम मिसेस गुप्ता हो। तुम्हारा एक बेटा है जो कि क्लास 12 में है और आगे चल के वो मास कम्युनिकेशन परस्यू करना चाहता है। बेसिकली मास कम्युनिकेशन भी एक तरह का कोर्स होता है, बेसिकली एक डिग्री होता है जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह होता है।
तो इसलिए एज अ गुड पेरेंट्स तुम्हें डीन को एक लेटर लिखना है। और ये डीन कहाँ की है? इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। और उस लेटर में तुम्हें क्या क्या लिखना है? उस लेटर में तुम्हें कोर्स के बारे में पता करना है, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में पता करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता करना है, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब के बारे में पता करना है। ऑलमोस्ट हर चीज तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है। अब फटाफट हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें लिखना है सेंडर्स एड्रेस, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन पे ध्यान से नजर डालोगे तो कहीं पे भी सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ है। इस केस में मैंने तुम्हें बताया था कि सीधा लिख के आ जाना एग्जामिनेशन हॉल, अपने सिटी और स्टेट का नाम और बगल में पिन कोड डाल देना। तुम्हारा सेंडर एड्रेस एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। वैसे ही यहाँ पे किया गया एग्जामिनेशन हॉल रांची झारखंड 834005। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया रहता तो तुम एड्रेस लिख सकते थे। फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखना एक्सपैंडेड फॉर्म में, जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो उस दिन का डेट डाल देना, वो भी एकदम फुल फॉर्म में। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना और उसके बाद तुम्हें क्या लिखना होता है? रिसीवर नेम, डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। तो क्या यहाँ पे दिया गया है? तो हाँ, यहाँ पे दिया गया है। रिसीवर कौन है तुम्हारा? डीन है रिसीवर। तुम्हें डीन को लेटर लिख रहे हो ना, और वो डीन कहाँ की है? इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद सिटी का नाम जरूर डाल देना, वरना तुम्हारा गलती से गलत हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी सिटी डाल दिया गया है, न्यू दिल्ली। ऑब्वियसली अगर कॉलेज दिल्ली में है तो सिटी तो न्यू दिल्ली ही होगा। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में तुम मेन टॉपिक, मेन हेडिंग लिखते हो कि किस बारे में तुम्हें लिखना है। वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है इंक्वायरी फॉर कोर्स इन बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद तुम्हें सैल्यूटेशन देना है, सर या मैम। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे गिवन नहीं है कि जो तुम्हारा डीन है वो मेल है या फीमेल है। तुम सर भी लिख सकते हो, मैम भी लिख सकते हो। उसके बाद कॉमा देना है और फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर तुम्हें बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें सेम टू सेम लेटर टू एडिटर की बॉडी छापने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम खुद से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे सकते हो। जैसे अगर तुम ये वाला लेटर देखोगे तो ये लेटर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डायरेक्टली स्टार्ट किया गया है, आई एम मिस्टर गुप्ता। मैं लड़का हूँ तो मैं मिस्टर गुप्ता ही बोल रहा हूँ। माई सन इज स्टडिंग इन क्लास 12 एंड ही वांट टू परस्यू मास कम्युनिकेशन, सो आई एम राइटिंग टू यू टू इंक्वायरी अबाउट द सेड कोर्स, काइंडली गिव मी द फॉलोइंग डिटेल्स। अब इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन में जो जो चीज बोला गया था, जो जो चीज पूछने बोला गया था, वो सब चीज मेंशन कर दे। जैसे कि आई वांट टू नो अबाउट द कोर्स कंटेंट, और साथ ही साथ तुम लोग दिमाग लगाकर कुछ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा चीजें भी पूछ सकते हो जो चीज रिलेटेबल हो। ये तो नहीं पूछोगे ना, ओए डीन तुम्हारे बीबी बच्चे कैसे हैं? ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। आई वांट टू नो अबाउट द कोर्स कंटेंट, कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर फॉर मास कम्युनिकेशन, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्टल अवेलेबिलिटी विल बी रिक्वायर्ड। ऑल्सो आई वांट टू नो अबाउट द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी अवेलेबल टू माई सन वंस ही कंप्लीट द कोर्स। कि मुझे ये भी बताओ कि अगर मेरा बच्चा आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ता है तो उसे प्लेसमेंट गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके बाद से तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ स्टार्ट है। काइंडली गिव एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट यू थिंक इज रिक्वायर्ड। अगर आप कोई और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो अपने कॉलेज से रिलेटेड जो हमें जाननी चाहिए आपको लगता है, तो आप वो भी दे दीजिए। प्लीज रिप्लाई विद द सेम एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप इस लेटर को पढ़े अब जल्दी से जल्दी मेरा रिप्लाई कर दो, ताकि मैं भी अपना डिसीजन बना सकूं कि मुझे अपने बेटे को आपके कॉलेज में पढ़ाना है या फिर नहीं पढ़ाना है। और इस तरह से तुम्हारा इंक्वायरी का लेटर राइटिंग खत्म होता है। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ और भी लाइंस ऐड कर देना। यहाँ पे चीजों को स्ट्रेच नहीं किया गया है, लेकिन तुम थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे कि तुम एक लाइन में फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो, एक लाइन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर सकते हो, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में एक लाइन में बात कर सकते हो। यहाँ पे सभी मेन चीजों को एक ही लाइन में घुसेड़ दिया गया है, लेकिन तुम थोड़ा बड़ा कर सकते हो। इसके बाद कुछ नहीं, तुम्हें क्लोजर देना है, थैंक यू, योर सिंसियरली मिस्टर गुप्ता। अब यहाँ पे तुम बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, यहाँ पे फोन नंबर भी मेंशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी तुम इंक्वायरी लेटर लिखोगे तो लास्ट में फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी दे देना। अब तुम्हें अपना एक्चुअल फोन नंबर या फिर एक्चुअल ईमेल आईडी नहीं देना, बस फर्स्ट 2 डिजिट कुछ भी लिख देना, जैसे 9181 कुछ भी लिख देना, और बाकी एक्स करके क्रॉस क्रॉस बना देना। देख लेना 10 डिजिट का हो जाना चाहिए। अब इंक्वायरी लेटर में तुम फोन नंबर या ईमेल आईडी इसलिए देते हो क्योंकि तुम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो। तो अगर सामने वाला इंसान भी वापस तुमको लेटर लिखने के लिए बैठ जाए तो तुम्हें उस चीज के बारे में पता लगने में ही 15-20 दिन लग जाएगा। तो इसलिए तुम अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर देते हो ताकि वो तुरंत तुमसे बात कर सके जैसे उसको लेटर रिसीव हो। इसलिए हमेशा याद रखना कि बाकी फॉर्मेट तो सेम रहेगा, बस इंक्वायरी वाले लेटर में लास्ट में फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हो। वैसे तो इंक्वायरी लेटर बहुत इजी होता है, आई होप सो तुम्हें इसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। सेम ही होता है जैसे लेटर टू एडिटर होता है, बस इसका बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तुम इंट्रोडक्शन में अपना बेसिक डिटेल से स्टार्ट कर सकते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या इंक्वायरी करना चाहते हो, और सेकंड वाले बॉडी वाले पैसेज में तुम पूछ सकते हो कि मुझे इस चीज के बारे में जानना है, इस चीज के बारे में जानना है, उस चीज के बारे में जानना है, वो सब कुछ मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन वाला तो बहुत छोटा होता है कि आप जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं डिसीजन बना सकूं। और फिर क्लोजर खत्म। अब हम लोग जल्दी से कंप्लेंट
कंप्लेंट लेटर्स देख लेते हैं कि उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो इंक्वायरी लेटर की तरह ही हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग कंप्लेंट लेटर्स कब लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम कंप्लेंट लेटर्स तब लिखते हैं, मतलब हम कंप्लेंट तब करते हैं ना जब हमारा कोई चीज खो जाता है। सपोज फोन खो गया है, तुम्हारा पर्स खो गया है, या मोटरसाइकिल खो गया, स्कूटी खो गया है, तब हम लिखते हैं। या फिर तुम्हें किसी चीज से अनकन्वीनियंस हो रही है, किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तब तुम कंप्लेंट लेटर्स लिखते हो। या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इंसान ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर दिया, या तो किसी भी इंसान ने मिसबिहेव कर दिया, तब तुम कंप्लेंट लेटर्स लिखते हो। क्योंकि वहां का सर्विस बहुत ही ज्यादा खराब था, तब भी तुम कंप्लेंट लेटर्स लिख सकते हो। तो मेनली तुम कंप्लेंट लेटर्स इन्हीं सब रीजनों के कारण लिखते हो। अब हम लोग फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है, यू आर कुशाल लिविंग एट 123 गौर सिटी, बेंगलुरु. The continuous leakage of drain pipes in your colony is causing disease and health complication. Write a complaint letter to municipal commissioner to take necessary action regarding the same. मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा नाम गिवन है, that is कुशाल, तुम कहाँ रहते हो, मतलब तुम्हारा सेंटर एड्रेस भी गिवन है, that is 123 गौर सिटी बेंगलुरु, और प्रॉब्लम भी गिवन है कि तुम्हारा कॉलोनी का जो ड्रेन पाइप है उससे लीकेज हो रहा है, जिसके कारण बहुत गंदा गंदा स्मेल आ रहा है। ड्रेन पाइप बेसिकली नाली वाला पाइप होता है। तो तुम्हें म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे लेटर लिखा गया है। तो तुम्हारा फॉर्मेट सेम होगा, सबसे पहले सेंटर एड्रेस जो कि इस बार क्वेश्चन में गिवन था, फिर एक लाइन छोड़कर डेट, फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस। सबसे पहले तो तुम रिसीवर का नेम लिखोगे या डेजिग्नेशन लिखोगे, दैट इज द म्युनिसिपल कमिश्नर। उसके बाद उसका एड्रेस, दैट इज गौर सिटी बेंगलुरु। ऑब्वियसली तुम अपने ही सिटी के म्युनिसिपल में कंप्लेन करोगे ना, दूसरे सिटी में तो नहीं करोगे। इसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट नीचे लिखा गया है, बट एक्चुअली में सब्जेक्ट ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन होगा। सब्जेक्ट में तुम वही लिखते हो कि तुम इस लेटर को क्यों लिख रहे हो, मतलब तुम अपना प्रॉब्लम बता रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, लीकेज इन ड्रेन पाइप्स इन द कॉलोनी। बहुत ही बेसिक सा तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, सिंपल सा होना चाहिए, क्लियर कट टू द पॉइंट होना चाहिए कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम लेटर क्यों लिख रहे हो। इसके बाद एक लाइन छोड़कर सर या फिर मैम लिख देना। या तो तुम रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हो। यहाँ पे डियर सर लिखा हुआ है, वो गलत है। मैं पहले ही तुम्हें अवेयर कर दे रहा हूँ, डियर सर लिख के मत आना, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में डियर वेयर नहीं लिखा जाता है। आई डोंट नो, बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देते हैं ऐसा लिखने, बट ऐसा नहीं लिखा जाता है। मैंने भी अपने क्लास 12 में अपने टीचर से पूछा था, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। इसके बाद कुछ नहीं, तुम्हें बॉडी लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में तुम अपने बारे में बताओगे और मेन जो प्रॉब्लम है वो बताओगे। फिर बॉडी वाले पार्ट में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या इन्वॉल्व करना है, लोगों को क्या करना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सब चीजें लिखनी है। एंड फिर कंक्लूजन वाला पैराग्राफ देना। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज किया गया है। तुम सिंपली पढ़ोगे, बहुत ईजी है, तुम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही सेम फॉर्मेट है। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है बॉडी लिखने के बाद, वही तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है, योर्स ट्रूली कुशाल। इसमें तुम्हें फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेंट लेटर है। फोन नंबर बस इंक्वायरी वाले में देना, या फिर ईमेल आईडी, जो भी तुम्हें देने का मन है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ को, जो कि तुम्हारे क्लास 10th में आने वाला है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट को एनालिटिकल पैराग्राफ में अलग अलग टाइप की दिक्कत होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सारी दिक्कत, परेशानी, कष्ट खत्म होने वाली है। क्योंकि बेसिकली हम लोग इस वीडियो में एनालिटिकल पैराग्राफ को धुआं धुआं कर देंगे, और उसके बाद तुम लोगों को कोई भी दिक्कत होने ही नहीं वाली है। और इस वीडियो के बाद तुम लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जानेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। मैं तुम लोगों को कुछ कॉमन लाइंस बताऊंगा जो इंट्रो में तुम लोग लिखोगे, तो तुम लोगों का इंट्रो का पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। साथ ही में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्लीट पैकेज होने वाला है। यार तुम लोग सोच रहे हो कि मेरी आवाज क्यों चेंज हो गई है, यानी एजुकेशनल भैया की आवाज क्यों चेंज हो गई है, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं तुम्हारा आयुष भैया हूँ। एजुकेशनल भैया को थोड़ा कुछ काम आ गया, इसलिए मैं तुम लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ यार, अगर तुम लोगों को इसी तरह एनिमेटेड वे में तुम लोगों को हिंदी पढ़ना है, जो कि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। मैं इसी टाइप में एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ तुम लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली एनालिटिकल पैराग्राफ किस बला का नाम है, यानी कि एग्जैक्टली एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ? एनालिटिकल पैराग्राफ एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है, यानी कि तुम लोगों को एक बहुत ही लंबी पैराग्राफ लिखनी पड़ती है गिवन डाटा की हेल्प से। ये जो डाटा होती है, ये तुम लोगों को पाई चार्ट, टेबल, ग्राफ या फिर कोई भी अलग तुम लोगों को एक डाटा दे दी जाएगी, और उसकी हेल्प से तुम लोगों को एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग लिखना होगा, यानी कि 3 पैराग्राफ लिखने होंगे।
बस सीधे साधे मतलब में ये समझ जाओ कि तुम लोगों को एक क्वेश्चन में एक डाटा गिवन रहेगा, उसमें तुम लोग जो भी चीजों को ऑब्जर्व करोगे उसे तुम लोगों को सिंपली लिख देना है। देख लिया कितना आसान है। अब आगे हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली एनालिटिकल पैराग्राफ के क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि उसकी क्या क्या खासियत होते हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को जो भी चार्ट, डाटा, टेबल, जो भी चीज गिवन है उसमें जो भी चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे तुम लोगों को डिस्क्राइब करना होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हारा ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा एलाबरेट नहीं करना है तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ को, और टू द पॉइंट बात करनी है। और तुम लोगों को एक चीज और याद रखना है कि तुम्हारे डाटा जो भी गिवन होती है, पर्टिकुलर डाटा गिवन होती है, उससे तुम लोगों को कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा या फिर सारी डाटा को अपने वर्ड्स में लिख पाओ। एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम लोगों को सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा पीक होती है तो उस दिन का तुम लोगों को डाटा मेंशन करना होगा, और किसी दिन बहुत ज्यादा डिप होती है तो ये दो चीजें तुम लोगों को मेंशन करना होगा, और किसी दिन एक भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो ये तीन चीज तुम लोगों को मेंशन करना होगा। यानी कि जो मेन फैक्ट्स होते हैं कोई भी डाटा के, उन्हें तुम लोगों को गलती से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ये इन सब चीजों को फोकस करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें मार्क्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा कि तुम लोगों को अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना और इजी लैंग्वेज में रखना है, यानी कि तुम लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर बस तुम लोगों को जज करेगा कि तुम लोग एक गिवन पिक्चर को देख के, एक डाटा को देख के क्या लिख सकते हो। इसलिए ज्यादा तुम लोग लोड मत लेना और टफ वर्ड्स तो बिल्कुल भी मत लिखना, बस तुम्हारे वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में, यानी कि 3 पैराग्राफ जो तुम लोग लिखने वाले हो उसमें सेम टेंस का यूज होना चाहिए। पूरे पैराग्राफ में तुम लोगों को ये नहीं है कि पास्ट में लिख रहे हो तो फिर प्रेजेंट में आ गया, फिर फ्यूचर में आ गया, ये गलती मत करना। एक टेंस को पकड़ के रखना, यानी कि प्रेजेंट टेंस को पकड़ के रखना और उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग लिखते जाना, या फिर पास्ट में लिख रहे हो तो पास्ट टेंस में फॉलो करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुम लोगों को कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ में अपने मन से डाटा इंक्लूड नहीं करना है। जो डाटा गिवन है तुम्हारे क्वेश्चन में वही सब डाटा तुम लोगों को ऐड करना है। अपने डाटा को, अपने व्यूज को अगर ऐड करते हो तुम लोग आंसर में तो तुम्हारे मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते समय तुम ये सारी चीजों को याद रखना, इन सारी फीचर्स को याद रखना, और ये गलती जो मैंने बताई उसे मत करना। तो अब हम लोग आगे सीबीएसई की लेटेस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, ताकि तुम लोगों को कहीं पे गलती ना हो एंड तुम लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि किस चीज का कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है एनालिटिकल पैराग्राफ में। तो सबसे पहले तो तुम्हारा जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसमें कंटेंट 2 मार्क्स कैरी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 2 मार्क्स कैरी करेगा और एक्यूरेसी 1 मार्क्स कैरी करेगा। अब ये किन बलाओं का नाम है वो समझते हैं। कंटेंट का मतलब ये होता है कि तुम लोग कितना इंफॉर्मेशन अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में इम्बेड कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग जो भी देखोगे सारी चीजों को ऐड कर देना है, मेन चीजों को तुम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। अननेसेसरी डाटा ऐड करोगे तो वो अच्छा इंपैक्ट नहीं डालेगा, तुम्हारे कंटेंट में भी उससे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए कंटेंट में तुम लोगों को ना तो बहुत ज्यादा चीजों को ऐड कर देना है और बहुत कम को भी ऐड नहीं करना है। सेकेंडली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि तुम लोग किस मैनर में अपने फॉर्मेट को लिख रहे हो, तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ सुंदर दिख रहा है कि नहीं, तुम लोगों ने अपना जो डाटा है किस वे में सजाया है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में आती है, जो कि 2 मार्क्स कैरी करेगा। एक्यूरेसी अब क्या होता है, मेनली एक्यूरेसी में ही स्टूडेंट का बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होता है। मेनली एक्यूरेसी में ही बहुत सारे स्टूडेंट का 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, ठीक है। एक्यूरेसी में बेसिकली जो एग्जामिनर होगा, जो तुम्हारे कॉपी चेक कर रहा है, वो तुम्हारे फुल स्टॉप, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कॉमा, इन सारी चीजों को पकड़ता है एंड 1 मार्क्स तुरंत ही काट देता है। अब इस चीज में तुम लोग कैसे अच्छे हो सकते हो कि एक्यूरेसी में तुम लोगों को फुल मार्क्स मिले, तो याद रखना इसका बस एक इलाज है कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख के ट्राई करो। ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ओसवाल के सैंपल पेपर बुक्स को।
तो जैसा कि तुम्हारा एग्जाम धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पास आते जा रहा है, ऐसे में तुम लोगों को एक ऐसी बुक की जरूरत होगी जिसमें सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अवेलेबल होंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बुक है। इसमें तुम लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे जो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। साथ ही साथ इसमें तुम लोगों को कॉन्साइज एंड क्रिस्प माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे और एडिशनली इसमें तुम लोगों को हर सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे। एंड यकीन करो ये तुम्हारे रिवीजन को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। ये बुक तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा क्योंकि बेसिकली इसमें 700 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है जिसे तुम अगर प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। तो जल्दी से इस बुक को अमेज़न या फिर ओसवाल के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करो। तुम्हें लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ का आखिर फॉर्मेट क्या है। चलो फॉर्मेट के सेक्शन में चलते हैं। तो फॉर्मेट बेसिकली तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ का 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। पहले तुम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना होगा, सेकंड तुम लोगों को बॉडी लिखना होगा, थर्ड तुम लोगों को कंक्लूजन लिखना होगा। एक चीज याद रखना कि ये सारी जो एनालिटिकल पैराग्राफ तुम लिखोगे वो तुम्हें 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। उससे ज्यादा एक्सीड मत करना। कोई क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया जाएगा कि तुम्हें उससे ज्यादा एक्सीड करना तभी करना, नहीं तो 120 वर्ड से ज्यादा एक्सीड मत करना। अब हम लोग ये जानते हैं कि तुम लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या लिखने वाले हो। तो इंट्रोडक्शन में तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं तुम लोगों को कॉमन लाइंस दे दूंगा, उन्हें फॉलो करके तुम लोग इंट्रोडक्शन लिख लोगे आराम से और अपने थोड़ा दिमाग को यूज करके 1-2 लाइन उसमें इंक्लूड कर देना। अब आते हैं हम लोग सेकेंडली बॉडी के ऊपर। बॉडी में तुम लोगों को बेसिकली जो एग्जामिनर होगा वो मेन फोकस करेगा, ठीक है। तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा होना चाहिए तभी तुम लोगों को मेन मार्क्स वहीं से मिलेंगे। बॉडी तुम लोग एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो और या फिर तुम लोग 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 पैराग्राफ में लिखोगे, क्लियर वे में लिखोगे तो बॉडी ज्यादा अच्छा दिखेगा और एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होगा। बॉडी में तुम लोगों को बेसिकली मेन डाटा जो भी तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो वो सारी चीजों को बॉडी में ही तुम लोगों को लिखना है। कंक्लूजन में अब तुम लोगों को क्या लिखना है। कंक्लूजन में तुम लोगों को बेसिकली जो भी चीज तुम लोग कंक्लूड कर रहे हो, यानी कि तुम लोगों को समरी के फॉर्म में कि जो भी तुम लोगों ने डाटा में सपोज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट जनवरी में बहुत ज्यादा हाई थे, फिर डिप करके मार्च में बहुत ज्यादा लो हो गए एंड फिर से पीक हुआ, तो इस चीज को तुम लोग लिख दोगे समरी में। बेसिकली तुम लोगों को समराइज कर देना है कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन और बॉडी को रिलेट करके, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि तुम लोगों को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में जानने चाहिए। तो यार सबसे पहले तो तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारे इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में तुम लोगों को लिखना है। अब कॉमन लाइंस देख लेते हैं। कॉमन लाइंस तुम लोग लिख सकते हो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट, यानी कि ये जो पाई चार्ट है ये शो कर रहा है, यानी कि इलस्ट्रेट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन बता रहा है। सपोज एक क्वेश्चन में तुम लोगों को लिटरेसी लेवल दिया हुआ है पूरा स्टेट का, ठीक है, तो तुम लोग लिख सकते हो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द लिटरेसी लेवल ऑफ दिस स्टेट, दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन। सेकंड हमारा क्या है, द लाइन ग्राफ सोर्स। सपोज किसी क्वेश्चन में तुम लोगों को बोल दिया गया तुम्हारा बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, तो तुम लोग लिख सकते हो कि द लाइन ग्राफ सोर्स द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। इस टाइप में तुम लोग अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। तुम्हारा नेक्स्ट कॉमन लाइन हो सकता है द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, कोई भी डाटा दे देगा तो तुम लोग लिख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर डाटा है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन कॉमन लाइंस को चेपना है अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फोर्थ लाइन तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा टेबल आया हुआ है तो तुम लोग लिख सकते हो द टेबल सजेस्ट, यानी कि तुम्हारे जो टेबल गिवन है क्वेश्चन में वो ये चीज हम लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है रोड एक्सीडेंट के ऊपर, तो तुम लोगों को लिख देना द टेबल सजेस्ट द रोड एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। समझ गए कि कैसे तुम लोगों को अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, ठीक है। कॉमन लाइन मैंने पहला तो दे दिया, उसके अंदर तुम लोगों को एक लाइन अपने खुद से इंक्लूड कर देना इंट्रोडक्शन। वो मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता क्योंकि सीबीएसई जो क्वेश्चन तुम लोगों को देगा हमारे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को अपने दिमाग को यूज करके एक और लाइन चेप देना है। उसके बाद तुम लोगों को बॉडी में आना है। बॉडी में सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, बॉडी में तुम लोगों को एनालाइज करना, डाटा को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। एनालाइज प्लस इंटरप्रेट और तुम्हारा बॉडी कंप्लीट हो जाएगा।
तुम लोगों को सिंपली क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। एक चीज और तुम लोग कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो मेन डाटा गिवन होंगे तुम्हारे क्वेश्चन में, सपोज डेथ रेट इस दिन पे इतना हुआ था, सपोज डेथ रेट इस दिन पे पीक हुआ था, उसका तुम लोग एक पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है। सेकेंडली इस दिन डिप हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड किसी दिन एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन पॉइंट को तुम लोग अपने दिमाग में फिट कर लेना और इन पॉइंट्स को गलती से भी मिस मत करना और बॉडी में लिख देना है। बॉडी तुम लोग 1 से 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो, नहीं तो तुम लोग एक पैराग्राफ में भी बॉडी कंप्लीट कर सकते हो। 2 पैराग्राफ में लिखोगे, नीट एंड क्लियर लगेगा, एग्जामिनर ज्यादा खुश होगा। एनालाइज द गिवन डाटा एंड राइट व्हाट यू सी इन द डाटा, ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद तुम्हारा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन को तुम लोगों को 4 से 5 लाइन में लिख देना है। कंक्लूजन में मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि तुम लोगों को जो भी डाटा में देख रहे हो उसे समराइज करके लिख देना है अपने वर्ड्स में। कंक्लूजन में मैंने तुम लोगों को बता दिया पहले कि तुम लोगों को सिंपली सभी चीजों को समराइज करके लिख देना है। तो अब चलो हम लोग आगे एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ का जो सारा डाउट्स होगा वो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, एंड तुम लोगों को जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो और ज्यादा आसान लगने लगेगा, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट shows proportion of people from different household living in a state poverty in the UK in the year 2002. Write an analytical paragraph based upon the information provided in about 100 to 120 words। तो हमें बेसिकली एक पाई चार्ट दे दिया गया है जो तुम्हारे स्क्रीन पे है, और इस पाई चार्ट में हम लोगों को शो कर रहा है डिफरेंट प्रोपोर्शन के लोगों के बारे में जो कि पॉवर्टी लाइन में है, यानी कि अलग अलग प्रोपोर्शन के लोग कितना ज्यादा पॉवर्टी में है वो हम लोगों को ये पाई चार्ट शो कर रहा है। और स्टेट कौन सा है, बेसिकली ये हमें यूके का पाई चार्ट शो कर रहा है और हमारा टाइम होगा 2002। तो इस पाई चार्ट को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंगल एज्ड पर्सन, यानी कि ऐसे लोग जो सिंगल है और बूढ़े हो चुके हैं, उनका परसेंटेज है 7%, यानी कि ये लोग गरीब है। सेकेंड है हमारा एजेड कपल, यानी कि ऐसे कपल जो बूढ़े हो चुके हैं, ये कितना ज्यादा पॉवर्टी है, गरीब है। इस कैटेगरी में कितना ज्यादा पॉवर्टी है वो है 5%। नेक्स्ट हमारा सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, ऐसे लोग जो सिंगल है और बिना बच्चे के है, ऐसे लोग 24% पॉवर्टी में है, यानी कि 24% गरीब है ऐसे लोग जो कि सिंगल है, यानी कि अकेले, शादी नहीं हुई है और उनके कोई बच्चे भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कपल विदाउट चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे लोग जिनकी शादी हो गई है और जिनके बच्चे भी नहीं है, ऐसे लोग कितना ज्यादा पॉवर्टी में है, 9%, यानी कि 9% लोग गरीब है। नेक्स्ट हमारा सोल पेरेंट्स, यानी कि ऐसे लोग जिनका डिवोर्स हो गया है, वो कितना ज्यादा गरीब है, वो है 26%। तो तुम लोग समझ सकते हो कि यूके में कितना ज्यादा डिवोर्स बढ़ा हुआ है। आगे हमारा कपल विद चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे लोग जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, ये लोग कितना ज्यादा पॉवर्टी में है, ये है 15%, यानी कि 15% कपल्स पॉवर्टी में है जिनके बच्चे भी है। नेक्स्ट हमारा ऑल हाउस होल्ड, जो कि है 14% लोग पॉवर्टी में है। अब हम लोग आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जो पाई चार्ट पूछ रहा है वो समझ आ गया होगा। आंसर क्या है वो देखते हैं हम लोग। The given pie chart illustrates 7 different category of household living in poverty in the UK in year 2002। सिंपल लाइन है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को जो इंट्रोडक्शन में पंच लाइन दिया था, कॉमन लाइन दिया था, वो यहाँ पे यूज्ड है, तुम लोग देख सकते हो। कौन सा लाइन यूज्ड है, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट, ठीक है। ये जो बेसिकली पाई चार्ट है ये हम लोगों को शो कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है कि डिफरेंट कैटेगरी के लोग जो कि हाउस होल्ड में रह रहे हैं और गरीबी में है यूके में 2002 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बेसिकली पहला इंट्रोडक्शन है, सिंपली 2 लाइन में है और खत्म है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा है बॉडी में बेसिकली यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तुम लोग 2 पैराग्राफ लिख सकते हो मेरे हिसाब से, ताकि तुम्हारे जो एग्जामिनर है उस पर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब हमारा बॉडी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट 26% ऑफ टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउसहोल्ड वर दोस ऑफ सोल पेरेंट्स। तो हमारा बॉडी ये बताते हुए शुरू कर दिया गया कि 26% ऐसे लोग हैं जो कि सोल पेरेंट्स हैं, यानी कि जिनका डिवोर्स हो गया है और वो पॉवर्टी में है, who form the majority। एंड यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला ही लाइन में बता दिया गया है कि जो सोल पेरेंट्स है जो 26% में है वो मेजोरिटी में पॉवर्टी में है, यानी कि ऐसे लोग मेजोरिटी में गरीब है। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर द सेकंड हाईएस्ट पोर्शन ऑफ 24%। सिंपली तुम लोगों को सेकंड लाइन में ये बता दिया गया है कि सिंगल लोग जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनके कोई बच्चे भी नहीं है
वो सेकंड हाईएस्ट जो है वो पॉवर्टी लाइन में यानी कि गरीब है, जो कि 24% है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कपल विदाउट चिल्ड्रन हु अकाउंटेड फॉर जस्ट 9%। यानी कि हम लोगों को यहाँ बता दिया गया कि ऐसे कपल जिनके कोई बच्चे नहीं है वो केवल 9% पॉवर्टी में है। ऑफ द पुअर हाउस होल्ड यानी कि ऐसे कपल जिनके बच्चे हैं वो लोग 15% पॉवर्टी में है। समझ गए? यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं थी, एक एक करके सारे डाटा को यहाँ मेंशन कर दिया जा रहा है। ठीक है, हमारा आगे लिखा हुआ है आंसर में कि सिंगल एज्ड पर्सन फॉर्म 7%, ऐसे लोग जो सिंगल है वो 7% पॉवर्टी में, वेयर एज एजेड कपल फॉर्म 5% ऑफ पुअर हाउस होल्ड, यानी कि ऐसे लोग जो बूढ़े हो चुके हैं सिंगल है वो 5% गरीबी में है। ओवरऑल 14% ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन यूके वर लिविंग इन पॉवर्टी इन ईयर 2002। और यहाँ हम लोगों को फाइनली ये कंक्लूड कर दिया गया है कि ओवरऑल 14% ऐसे लोग हैं और बाकी के नॉर्मल अलग अलग लोग 14% पॉवर्टी में है। 2002 के ईयर में यूके का हम लोगों को जगह का डाटा दिया हुआ है। सिंपली ये सारी चीजें तुम लोगों ने मेंशन कर दी और तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट तो नहीं हुआ, बॉडी कंप्लीट हुआ है। अब हमारा तीसरा चीज है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? इन ऑल द यंगर जनरेशन सीम टू हैव अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन देयर एज्ड काउंटरपार्ट्स एंड कपल विदाउट चिल्ड्रन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन दोज विद चिल्ड्रंस। यानी कि बेसिकली हम लोगों को कंक्लूजन में ये बता दिया गया है कि जो यंगर लोग हैं यानी कि जो जवान लोग हैं वो उनका जो पॉवर्टी परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एजेड लोगों के कंपेयर में। और आगे हम लोगों को समरी में ये भी बता दिया गया है कि ऐसे लोग जो कपल है यानी कि जिनकी शादी हो गई है और जिनके बच्चे नहीं है उनकी जो पॉवर्टी लाइन है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू जिनके बच्चे हैं और जिनकी शादी हो गई है। ऑब्वियसली जिनकी बच्चे हो गए होंगे उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो ऑब्वियसली वहां पे पॉवर्टी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बेसिकली एक इंसान कमाता है एंड उन्हें अपनी फैमिली की सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है, इसलिए जो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे है वो ज्यादा है जिनके बच्चे हैं। तो सिंपली समराइज हो गया यहाँ पे हमारा पूरा एंड पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ तुम लोग इस हिसाब से लिखोगे ना तो कहीं मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आई होप एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट करना। चैनल पे नहीं होगा यार सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ। चलो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।